Good afternoon, everyone. I hope I am audible. हाँ दिवांशी बताओ. Go ahead. Divanshi says, what is Internet of Things? Internet of Things. देखिए, with Industrial Revolution 4.0, or you can call it the new next scientific revolution. If you talk about Industrial Revolution 4.0, or you call it the next scientific revolution, we have seen that almost every equipment today is run by internet. You can program किस टाइम पे आपकी लाइट्स ऑन हो जाएंगी घर पे. आप इंटरनेट के थ्रू अपने एसी को कंट्रोल कर पा रहे हो. आप इंटरनेट के थ्रू अपने गैराज के गेट को ओपन कर पा रहे हो. आप इंटरनेट के थ्रू अपनी कार को हैंडल कर रहे हो. राइट, आप देखिए फॉर एग्जांपल ये एक मॉरिसन एमजी हेक्टर करके जो गाड़ी है, उसके अंदर कितना सही आपके इंटरनेट को मोबाइल के साथ लिंक कर दिया है उन्होंने, दैट यू कैन कंट्रोल योर कार नाइसली. Internet of Things is the concept that has emerged out of this scientific revolution. This scientific revolution in which almost everything of your life, almost every equipment that you use in your life is controlled and is integrated with internet. It is known as Internet of Things. Similarly, अगर आप देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट को ऑटोमेटिकली रन करना स्टार्ट कर दिया है. ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स. ऑलराइट, निगम सेज व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमीज ऑफ स्केल. देखो निगम, एक फार्मर है, उसके पास 1 एकड़ लैंड है. एक दूसरा फार्मर है, लेट्स कॉल हिम फार्मर ए एंड दिस इज फार्मर बी, और फार्मर बी के पास 100 एकर्स की लैंड है. इन दोनों को मशीन्स यूज करनी है अपने फार्म के ऊपर. इस मशीन की कॉस्ट 10,000 रुपये महीने की है. ऑलराइट, दिस मशीन हैज अ मंथली कॉस्ट ऑफ 10,000 रुपीज. नाउ ये फार्मर 1 एकड़ से 20,000 रुपये सालाना कमाता है, और ये अपने खेत से 20,000 के आगे और 2 जीरो जोड़ दो तो कितना हो गया, 20 लाख रुपए सालाना कमा रहा है ईयरली. नाउ मशीन यूज करना ए के लिए फिजिबल है या बी के लिए फिजिबल है? सर्टेनली बी के लिए, क्योंकि उसकी इनकम बहुत ज्यादा है. अगर वो मशीन यूज करेगा तो ये 20 लाख को वो 40 लाख कर देगा. राइट, लेकिन अगर ये 20,000 10,000 की मशीन यूज करता है अपने खेत पे, तो इसकी प्रोडक्टिविटी 25,000 हो जाएगी. तो नेट इसका बेनिफिट कितना हुआ, 15,000, और पहले कितना कमा रहा था, 20,000. तो उसका नेट नुकसान हो रहा है. when you increase the size of the economy, you can go for greater investment. ठीक है, क्लियर है निगम? चलिए, वेरी गुड. अब हम आगे चलेंगे और आज के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. बिफोर गोइंग अहेड, आई वुड लाइक टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस. मुझे आप लोगों से कुछ सवाल पूछने हैं. ठीक है, बताना मुझे. मैं आपको एक नाम दे रहा हूं, वो नाम है सियांग.
या इसको हम दिहंग भी बोलते हैं. कैन यू टेल मी विच रिवर आई एम टॉकिंग अबाउट? अगर मैं आपको नाम दे रहा हूं सियांग और दिहंग. वेरी गुड अंजलि, वेरी गुड एवरीवन, परफेक्ट, वेरी गुड. इट इज ब्रह्मपुत्रा. ब्रह्मपुत्रा. सो पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था कि हम ब्रह्मपुत्रा के ऊपर चाइनीज डैम को स्टडी करेंगे. वी आर गोइंग टू स्टडी द चाइनीज डैम्स ऑन ब्रह्मपुत्रा रिवर. सो आज का पहला टॉपिक है व्हाट इज द इशू रिलेटेड विद द चाइनीज डैम्स ऑन ब्रह्मपुत्रा रिवर. बट कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर? वेयर डज ब्रह्मपुत्रा रिवर एमर्ज? What is the source of Brahmaputra river? Mount Kailash. रिवर का सोर्स क्या तो ग्लेशियर होगा, रिवर का सोर्स क्या तो लेक होगा. बट माउंटेन्स जनरली डू नॉट क्वालिफाई, particularly in the cold areas. Mount Kailash is a mountain you are naming. I want Mansarovar Lake. मानसरोवर लेक. अब अपने डेटा को अपडेट करना. मानसरोवर लेक के पास में एक ग्लेशियर है. देयर इज अ ग्लेशियर और उस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग. चेमा युंगडुंग. This was the name of the glacier which was located near the Mansarovar lake, and this glacier is the source of what? It is the source of Brahmaputra river. ये आपको आपकी NCERT में भी ज्ञान मिलेगा. You will find this in your NCERT. Just a minute, hold on. Am I audible? All right. Okay, fine. So the glacier that I am talking about is Chema Yungdung, and the name of the glacier is Chemayungdung. Chema Yungdung. This name you can find in your NCERTs as well, but this name is changed now. ये पहले था. This was the source that was believed to be earlier. It has changed now, and now the new source of Brahmaputra river. Now the new source of Brahmaputra river is Angsi Glacier. ANGSI. Angsi Glacier. ठीक है. ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन है जो बदल गई है. आपकी एनसीईआरटी में शायद पुरानी इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसको चेंज कर लेना. Angsi Glacier is the source of Brahmaputra river, and this Angsi Glacier is located near the Mansarovar lake. So please blackboard पर थोड़ा बड़ा लिखिए. चलिए ठीक है. ब्लैकबोर्ड भी छोटा ही है ना. बोर्ड छोटा है, व्हाइट बोर्ड. मेरे को इस पे काफी इंफॉर्मेशन देनी है आपको, तो थोड़ा सा इफ पॉसिबल कैन यू मेक यूज ऑफ लैपटॉप स्क्रीन्स. अगर आप फोन पे देख रहे हो फिर भी चलो करते हैं, एक सेकंड होल्ड करो. इज इट बेटर नाउ? हाँ, नोट्स बनाओ साथ में. प्रयास, एवरीबडी मेक नोट साथ में. ठीक है. ऑलराइट, साथ में नोट्स बनाते रहो. सर, आर दीज डिफरेंट ग्लेशियर्स और जस्ट चेंज द नेम? आशीष, डिफरेंट ग्लेशियर्स. दीज आर डिफरेंट ग्लेशियर्स. द सोर्स हैज चेंज्ड. Earlier it was thought that Chema Yungdung Glacier is the source of Brahmaputra river. Now it is Angsi Glacier. अगर अब आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछे कि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर का सोर्स क्या है, आपको बोलना है Angsi Glacier. ANGSI Glacier. All right, this is the updated information. This river Brahmaputra, can I erase the board? आशीष, बिकॉज ऑफ ग्रेटर इंक्वायरी, जब रिसर्च किया, जब उसके सोर्स तक पहुंचे तो देखा कि रिवर चेमा युंगडुंग की जगह उसके पास में जो आंगसी ग्लेशियर है वहां से निकल रही है. ठीक है. चलिए, दिस रिवर ब्रह्मपुत्रा, इट इज द 9th लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वाटर कैपेसिटी.
Brahmaputra is the 9th largest river in terms of water discharge. It is 9th largest river according to water discharge. It is 15th longest river length के हिसाब से. It is the 15th longest river globally. All right. Globally speaking, it is the 9th largest river in terms of water discharge. Yes, Akhila. Yes. And it is the 15th longest river in terms of length. It has many local names. It has many local names. For example, the river emerges in this place called Tibet. In Tibet, it is known as Yarlung Sangpo. Yarlung Sangpo. Or it is also called Yarlung Zangbo. It is one and the same thing. In Tibet, the river Brahmaputra is known by the name Yarlung Sangpo and Yarlung Zangbo. In Arunachal Pradesh, this river is known by the name Dihang or Siang. Dihang or Siang is the name in Arunachal Pradesh. In Assam, it is known by the name Luit and Dilao. These are the local names of Brahmaputra in Assam. And in Bangladesh, it is known by what name? बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्रा? Padma. It is known by the name Padma. Can you tell me Ganga is known by what name in Bangladesh? गंगा बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? जमुना. तो मेघना किसे कहते हैं? What is Meghna then? What is Meghna? Which river is called Meghna? That's right. Jamuna. And when Jamuna meets Padma, it becomes Meghna. And then it gets discharged into Bay of Bengal. This confluence of Padma and Meghna take place at Chandpur in Bangladesh. This is static information. All right. Ganga's name after Bengal is Jamuna or Meghna. And when Padma meets Jamuna, it is called Meghna, that gets discharged into Bay of Bengal. And this confluence takes place at Chandpur, which is located in Bangladesh. Chandpur, which is located in Bangladesh. आपकी NCERT के अंदर, in your NCERT, you have the name of the tributaries, which is important from your examination point of view as well. Left hand tributaries and right hand tributaries. Indian tributaries नाम याद रखना. अगर आप ब्रह्मपुत्र की इंडियन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देखें तो देयर आर टू, लोहित एंड धनसिरी. लोहित एंड धनसिरी. Alice, Brahmaputra is the name which is recognized by the government of India. All right. Nationally, we call this river as Brahmaputra. Locally, that river Brahmaputra is called Dihang or Siang in Arunachal Pradesh, Luit or Dilao in Assam. Bangladesh has its own name. अगर आप बांग्लादेश का मैप देखोगे तो वो पद्मा को इंडिया में भी पद्मा दिखाएगा, चाइना में भी पद्मा दिखाएगा. इंडिया ब्रह्मपुत्र को इंडिया में ब्रह्मपुत्र दिखाएगा, चाइना में ब्रह्मपुत्र दिखाएगा और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र दिखाएगा. इट इज मियरली मैटर ऑफ रेफरेंस. ऑलराइट.
ओके कैन, ठीक है. सो राइट हैंड लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट इन इंडिया, लोहित एंड धनसिरी. राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज मानस, मानस, मानस के साथ में कामेंग, तीस्ता एंड सुबनसिरी. मानस, कामेंग, तीस्ता एंड सुबनसिरी. ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो इंपॉर्टेंट है आपकी किसके लिए, फॉर ब्रह्मपुत्र. ऑलराइट, दिस इज द स्टैटिक इंफॉर्मेशन दैट इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ब्रह्मपुत्र. अब बात करते हैं हम स्टैटिक पोर्शन के ऊपर आते हैं, अब थोड़ा सा करंट पोर्शन के ऊपर आते हैं, इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस about the important dams in Brahmaputra. All right, let's now look at important dams in Brahmaputra and the issue therein. Actually, there is an important seminar going on, that of Raj sir. So we couldn't have that smart board, इसलिए आज conventional method पे आना पड़ा हम लोगों को. Now I'll first draw the diagram of, I'll first draw a rough map of China and explain you the importance of the dams. All right, so if you look at the shape of China, the shape of China is something like this. This is something like China. All right, China appears something like this. From somewhere near Kyrgyzstan, from somewhere near Kyrgyzstan as well as Tajikistan, यहां से एक रीजन स्टार्ट होता है that ends here. This is Aksai Chin in India, Aksai Chin. This is Nepal. This is Arunachal. This region is called Tibet, which is a plateau. ठीक है, it is a plateau. Then right above Tibet, right above Tibet, there is Xinjiang. Right above Tibet is Xinjiang. It is a desert. Then this region is there. This is Inner Mongolia. Inner Mongolia. And this is your developed or coastal China. Let's call it coastal China. If you name the important cities of China that you know, if you name the important cities of China that you know, here you are going to find Beijing. यहां पे कहीं आपको मिलेगी शंघाई, यहां पे आपको कहीं मिलेगी ग्वांगजू. ठीक है, these are the important cities of China. Some, all right, all the prominent developed cities of China are located in the coastline. The north and northwest portion of China is actually, the north and northwest portion of China is desert, right? And this region is plateau. The river Brahmaputra flows like this and enters into India. And this river is water surplus. This river is water surplus. What China decided, that China is going to tap water from the upper region of Brahmaputra, from the middle region of Brahmaputra, and divert it into the northern area. So China is diverting waters of Brahmaputra towards north, which is a desert area. ये जो जिनजियांग प्रोविंस है ये डेजर्ट है,
डेजर्ट होने के साथ अंडर डेवलप्ड है। और आपको पता है जहां पे डेवलपमेंट नहीं होता, जिस एरिया में डेवलपमेंट नहीं होता, उस एरिया के अंदर जो लोग बाग है वो सेटिस्फाइड नहीं होते, और यहां पे एक्सट्रीमिज्म है। और कौन कर रहे हैं ये एक्सट्रीमिज्म? इट इज कॉज्ड बाय यूगर, ऑलराइट, विगर Muslims. So, the solution according to China for extremism in this region is the development of this region, convert this desert area of low productivity into area of high productivity, and for this region, for this particular reason, China has decided to divert the water of river Brahmaputra into north. By diverting the waters of river Brahmaputra into north, they are trying to develop this underdeveloped area. They are trying to नहीं जूम इन उतना ही रखो, बस ठीक ठीक, नहीं थोड़ा सा पीछे, बस ठीक। So they are trying to develop the north area. They created the first dam that is known as Zangmu in 2015. This has become functional in 2015. Then they created 3 more dams: Dagu, Jieksa, and Jietsu. These are the 4 dams that have been constructed over river Brahmaputra. This in the upper reaches and this in the middle reaches of river Brahmaputra. शिवांजलि, रिवर नहीं डाइवर्ट कर रहे हैं, लेकिन डैम बना के पानी को तो डाइवर्ट कर सकते हैं ना, रिवर तो चलती रहेगी। लेकिन सोचो, इतने सारे डैम बना दिए और सारा पानी नॉर्थ में भेज दिया, फिर इंडिया को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। बांग्लादेश को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो रिवर का पानी डाइवर्ट कर दिया, रिवर पड़ी रहेगी, रिवर तो सूखी रहेगी, क्या फर्क पड़ता है? हमारे यहाँ कितनी रिवर्स हैं जो एफिमेरल हैं, विच आर सीजनल। ओके, सो they were constructed, and this was opposed by both India as well as Bangladesh. ये तो है थोड़ा सा पहले की बात, it is not that current, ये 2015 के आसपास की बात है, ठीक है। अब एक नया डेवलपमेंट हुआ कि जो चाइना की हाइड्रो पावर कंपनी है जिसका नाम है पावर चाइना, उसको गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी कि वो रिवर के लोअर रीचेस में भी डैम बना के पानी को नॉर्थ की तरफ डाइवर्ट करना स्टार्ट करते। सो इन चाइना द वाटर ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र इज टैप्ड बोथ इन द अपर रीचेस, द मिडल रीचेस, एज वेल एज द लोअर रीचेस। एंड बिकॉज ऑफ दिस न्यू डेवलपमेंट बाय पावर चाइना कंपनी, both India and Bangladesh have raised their voice that what about us? This was the news that was in the newspaper. Clear है? हाँ, yes आयुष, अभी उस पे हम आगे आएंगे। Can I erase it? All right? Okay. 1 सेकेंड। ओके, फोटो खींच लो यार फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर कहीं कुछ छूट जाए तो एक फोटो खींच लो। डू वी नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ डैम्स? यस एलिस, यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ डैम्स। यार्लिंग सांगपो रिवर है, ऑलराइट। यार्लुंग सांगपो इज द नेम ऑफ द रिवर, और डैम के नाम है जांगमू, डागू, जियाक्सा, जिएत्सु। चलिए, अब हमको देखना है कि इंडिया के क्या रिजर्वेशंस हैं। व्हाट रिजर्वेशंस डज इंडिया हैव टू द चाइनीज प्रोजेक्ट्स? ऑलराइट, व्हाट रिजर्वेशंस डज इंडिया हैव टू चाइनीज प्रोजेक्ट्स?
इंडियन कंसर्न्स, इंडियन कंसर्न्स। सबसे पहली चीज तो यह है कि जो इंडिया है, इंडिया एक लोअर रिपेरियन स्टेट है। इंडिया एक लोअर रिपेरियन स्टेट है। लोअर रिपेरियन स्टेट का मतलब क्या है कि जब भी कोई ट्रांस बाउंड्री रिवर होती है, जब भी कोई ट्रांस बाउंड्री रिवर होती है, वो ट्रांस बाउंड्री रिवर की जो अपर टेरिटरी होती है दैट इज कॉल्ड द अपर रिपेरियन स्टेट, और जो ट्रांस बाउंड्री अपर एरिया से दूसरी टेरिटरी में एंटर करती है दैट इज नोन एज लोअर रिपेरियन स्टेट। So this makes China to be upper riparian state, India and Bangladesh to be lower riparian state. India is upper for Bangladesh and Bangladesh is lower for India. India is lower for China and China is upper for both India and Bangladesh. ठीक है? Now ट्रांसबाउंड्री रिवर के केस में अपर रिपेरियन स्टेट can claim all water of river from its catchment area। जो भी अपर रिपेरियन स्टेट है वो किसी भी नदी का पूरा पानी क्लेम कर सकता है। आपको पता है हमने क्लास में इंडस वाटर ट्रीटी करी थी। इंडस वाटर ट्रीटी फिर कभी न्यूज में आएगा तो मैं फिर कराऊंगा बिकॉज देयर आर मेनी न्यू स्टूडेंट्स हियर। सो जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें इंडिया इज एन अपर रिपेरियन स्टेट एंड पाकिस्तान इज अ लोअर रिपेरियन स्टेट। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिपेरियन स्टेट्स, इंडिया कैन क्लेम 100% water of the Indus and all those rivers that enter into Pakistan from India. This is allowed. लेकिन some ethical countries, ये जो चीज है ना, can claim all water of the river. This is legal but unethical, क्योंकि पानी पे सबका हक है। ये ठीक है कि रिवर ऊपर वाले कंट्री से ओरिजिनेट होती है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि रिवर का जो पानी है वो पूरा का पूरा पी जाओ। एम आई राइट? आशीष, अपर रिपेरियन स्टेट एंड लोअर रिपेरियन स्टेट। LRS इज लोअर रिपेरियन स्टेट, URS इज अपर रिपेरियन स्टेट। ठीक है? सो सम कंट्रीज दैट फॉलो एथिक्स, दे एंटर इनटू ट्रीटी फॉर sharing of river water, sharing of river water। एथिकल देश, अगर जो अपर रिपेरियन स्टेट एथिकल स्टेट है तो वो वाटर को शेयर करना अलाउ कर देगा। जैसे इंडिया साइन इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान, विच इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड एज द मोस्ट लिबरल water treaty। It is hailed as the most liberal water treaty। इंडिया अपर रिपेरियन स्टेट होते हुए भी उसने 3 रिवर का पानी पाकिस्तान को दे दिया और 3 रिवर का पानी खुद के लिए रख लिया। ऐसा कोई नहीं करता, इंडिया डिड। इंडिया एथिक्स की एक मिसाल बन गया। ठीक है? सो चाइना के केस में ब्रह्मपुत्र रिवर के रिलेटेड इंडिया इज अ लोअर रिपेरियन स्टेट एंड इंडिया has no treaty of water sharing with China। India has no treaty of water sharing with China, so China can consume all the water and this is going to hurt the sentiments of the people of India living in the states of Arunachal Pradesh, Assam, right? All right, Bengal as well as Bangladesh। This is the problem here। Jaspreet, it can be any platform. It can be United Nations, it can be
Shanghai Cooperation Organization, it can be any platform that is a global platform. India and Bangladesh can jointly raise their voice. So there was the adjective being used in the news, runoff water for the dams built. What is it? Alice, runoff water concept मैं आपको Indus Water Treaty में समझाऊंगा. Runoff water projects are those projects that do not divert the river water. They divert the river water, but again merge the water back into the river. ठीक है, जैसे ये जो चाइना ने बनाया ना, they are not run of the river water, they are diverting the water entirely. अगर रन ऑफ द रिवर वाटर मतलब आपको पानी नदी से जुदा नहीं करना, अगर आप जुदा करते भी हो तो उसको वापस से इंटीग्रेट कर दो, दैट्स इट, दैट इज रन ऑफ द रिवर. इतना समझ लो अभी. कंसेप्ट क्लियर है? इज दिस कंसेप्ट क्लियर? सो if Brahmaputra is water's deficit, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Sikkim, all right, and many other such states, their diversity will be negatively affected. And if you look at Northeast India, I can, shall I erase it? If you look at Northeast India, according to the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, according to International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, according to IUCN, Northeast India is among 12 biodiversity hot spots. According to IUCN, the Northeast India is among 12 biodiversity hotspots, and the biodiversity is largely dependent upon ब्रह्मपुत्र. तो पहला तो ग्लोबल कारण हो गया कि इंडिया के लोगों के साथ अनजस्ट हो रहा है. दूसरा एनवायरमेंटल कंसर्न हो गया. दिस इज एनवायरमेंटल कंसर्न. Environmental concern is that the biodiversity of the Northeast India is going to be negatively affected. That's right, Priyanka. Run of the river projects do not affect the quantity of water in the river. That is what I am saying, that run of the river water projects do not divert the river water. If they divert, it is a very temporary diversion and the water is again integrated back into the river. And this is the reason that run of the river projects are allowed upon the rivers which are dedicated to Pakistan in the Indus Water Treaty. All right. So this is the second concern, that the Northeast India, which is among the 12 biodiversity hotspot, which is largely dependent upon Brahmaputra, will be negatively affected. So this is the entire water issue with China. This is the entire water issue with China. Sir, I'm saying this is the context with Brahmaputra. So it won't. नो प्रियंका, अब आपका जो आर्गुमेंट है उसको यहां पे हम टैकल करेंगे. हाई डाइवर्जेंस डन सर, एरिया इज प्लेटू. क्या हो गया? एरिया प्लेटू है, नदी जा रही है, नदी में आपने बांध बनाया तो पानी स्टोर हुआ, इसको यहां से एक नहर के थ्रू बिल्ड करके कर दो डाइवर्ट. कौन रोक रहा है? प्लेटू थोड़ी कुछ कह रहा है. प्लेटू इज एलिवेटेड फ्लैट सरफेस. फ्लैट सरफेस पे कैनाल बनाई जा सकती है. तीसरी चीज, नो इंफॉर्मेशन शेयरिंग. No information sharing on water quantity in dams. चाइना हमें और बांग्लादेश के साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता कि उसके डैम्स के अंदर कितना पानी है. तो क्या होता है? मॉनसून के अंदर चाइना इमीडिएटली पानी रिलीज कर देता है और हमारे नॉर्थ ईस्ट में त्राही मच जाती है. इट इज क्रिएटिंग हैवॉक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, फ्लडिंग बाय ब्रह्मपुत्र.
Brahmaputra floods are notorious. They are caused because China releases water without warning into India. This is water terrorism. This is water terrorism. लीन पीरियड में पानी सोख लेना और मॉनसून में इतना पानी छोड़ देना कि यहां पे त्राही त्राही मच जाए. So the third concern of India is water terrorism. That is, no water in lean period and flooding during monsoon. Flooding during monsoon. भैया रिपेरियन लॉज बिल्कुल क्लियरली स्पेल्ड हैं कि अपर रिपेरियन स्टेट की कैचमेंट एरिया में जितना पानी आएगा वो सारा सोख सकता है. तो इस मैटर को यूएन ले जाने का कोई मतलब ही नहीं है, कुछ नहीं होगा. ऑलराइट, Rakshanda Sharma, I hope you understand. If the law of riparian state gave China the exclusive right, then there is no point in taking this matter to UN. कुछ नहीं होने वाला. Ethically थोड़ी किरकिरी हो जाएगी चाइना की, but उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा. नाउ इसको कंक्लूड करते हैं टॉपिक को. इसी के बाद ब्रह्मपुत्र के साथ रिलेटेड एक और करंट अफेयर्स मैंने आपको करवाना है. नाउ एज प्रियंका सेड दैट 35% ऑफ Brahmaputra's basin is still in India, so India should not worry too much. Well, that is right, India should not worry too much, correct? But still we do not know if 35% basin is in India, is it water surplus basin or water deficit? To what extent is Brahmaputra's basin in India is water surplus? It is not that big water surplus कि ये रिवर का पानी पूरे साल मेंटेन रहे. We need, all right, we need भैया इंडिया ने तो सारा का सारा शेयरिंग एग्रीमेंट कर रखा है. तीस्ता के साथ हम बनाने वाले हैं फाइनल. इंडस हमने शेयर कर रखी है. हम हर चीज शेयर कर देते. वी आर सो एथिकल. चाइना कुछ शेयर नहीं करता. चाइना इंफॉर्मेशन तक शेयर नहीं करता. वाटर तो बहुत दूर की बात है. एम आई राइट? चलिए, लेट अस गो अहेड नाउ. So you can conclude by saying that though China is trying to divert the river towards its northern reaches, but still a significant basin area of Brahmaputra, which is 35% is in India, it should not affect. But still we need, being a lower riparian state, our rights must be acknowledged, information must be shared, and a proper agreement must be signed between India, China and Bangladesh with respect to sharing of Brahmaputra river. इंडियन ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो तो ये तो सजेस्ट करना पड़ेगा. ठीक है? That's right. ठीक है दीप्ति, that is accepted. Basin area, शगुन, it's normal. ठीक है? Now, what is basin area? Basin area is the total area which is under the influence of a river. This includes catchment area. This includes drained area. जो रिवर के पानी से इन्फ्लुएंस हो रहा है वो, और जो रिवर को इन्फ्लुएंस कर रहा है वो, इन दोनों एरियाज को कंबाइन कर दो तो बनता है बेसिन एरिया. क्लियर है? दैट इज राइट. यस. न्यू डैम क्लोज टू अरुणाचल प्रदेश इज अगेन गिविंग इंडिया अ गूज बम्प, क्योंकि मैंने आपको पिछली ही क्लास में बताया था, चाइना क्लेम्स अरुणाचल टू बी सदर्न तिब्बत, है ना? तो ये वाला पॉइंट भी आप साथ में इंक्लूड कर सकते हैं. इवन दैट पॉइंट इज वेरी वेल एक्सेप्टेबल. अब ब्रह्मपुत्र रिवर की बात कर ही रहे हैं तो फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको साथ ही कर देते हैं. होल्ड ऑन. ऑलराइट,
Recently, all right, this is the second topic we are doing now, which is again related to the river Brahmaputra. Recently, there was a research that was published in the journal named Nature Communications. एक साइंस, ये हिंदू का संडे का पेपर आता है साइंस वाला, उसके अंदर था इन रिसेंटली एक साइंस के जर्नल है जिसका नाम है नेचर कम्युनिकेशंस. उसमें एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था that on the basis of the study of tree rings, on the basis of the study of tree rings, they predicted that disasters associated with Brahmaputra are going to increase. There was a recent research that was published. Yes, Ayush, that's right. Recently, there was a research that was published in the journal named Nature Communication, and using the tree rings, they predicted disasters associated with Brahmaputra. Let me tell you something about the tree rings. UPSC has asked two times in their prelims examination questions related to tree rings. अगर आप पेड़ को, ऑलराइट, दिस इज अ ट्री, इसको काट दो और ऊपर से व्यू करो, सो जो ट्रंक है उसके अंदर आपको इस तरीके से कंसेंट्रिक सर्कल्स दिखेंगे. दीज कंसेंट्रिक सर्कल्स, दे आर नोन एज एनुअल ग्रोथ रिंग्स ऑफ द ट्री, और इनको सिंपल भाषा में बोल देते हैं ट्री रिंग्स. ठीक है. सो जो ट्री रिंग्स होती हैं, they are the annual growth rings which can be viewed in the cross sectional view of the trunk of the tree. ये जो tree rings होती हैं, they can be wide and they can be narrow. Wide means high growth of tree. जिस साल ट्री रिंग चौड़ी होगी उस साल पेड़ की ग्रोथ ज्यादा हुई है. जिस साल जो ट्री रिंग है वो नैरो होगी उस साल लोअर ग्रोथ. सो द ग्रोथ ऑफ द ट्री रिंग्स हैज बीन टू वेज, वाइड एंड नैरो. वाइड व्हेन देयर इज हाई ग्रोथ एंड नैरो व्हेन देयर इज लो ग्रोथ. जब सोइल मॉइस्चर ज्यादा होगा, when soil moisture will be more, tree ring wide होगी या narrow होगी, tree growth high होगी या low होगी. जब soil moisture ज्यादा है तो wide. So when the soil moisture is more, high growth was seen. All right, and when the soil moisture was low, narrow tree ring was seen. So if you look at the tree, it is something like this. देखो, अज्यूम करो दिस इज फर्स्ट रिंग, दिस इज सेकेंड रिंग. सेकेंड रिंग इज नैरो, दैट मीन्स इस साल सॉइल मॉइस्चर कम था. फर्स्ट रिंग इज वाइड, इस मतलब यहां पे सॉइल मॉइस्चर ज्यादा था. तो जो नॉर्थ, जो तिब्बत, नेपाल, भूटान, जो एरियाज ब्रह्मपुत्र रिवर के इन्फ्लुएंस में हैं, जो एरियाज ब्रह्मपुत्र रिवर के इन्फ्लुएंस में थे, वहां से जो ट्रीज थे उनको जब स्टडी किया, ऑलराइट, उनको जब स्टडी किया तो उसमें देखा गया कि कुछ रिंग्स वाइड थी, कुछ रिंग्स नैरो थी. जो रिंग्स नैरो थी वो रिंग्स ड्राई पीरियड को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो रिंग्स वाइड थी वो वेट पीरियड को मेजर करती हैं. और इन्होंने जो ट्रीज स्टडी करे, दे आर द ट्रीज दैट हैव वेरी लॉन्ग लाइफ. जो ट्रीज इन्होंने स्टडी किए, दे हैव वेरी लॉन्ग लाइफ, एंड दे एस्टेब्लिश्ड, दैट्स राइट आयुष, गुड, एंड दे एस्टेब्लिश्ड अ डेटा ऑफ 1300 to
2004, 704 साल का डेटा इन्होंने बिल्ड किया ब्रह्मपुत्र के पास में पाए जाने वाले पेड़ों के ट्री रिंग से. They studied the tree rings of those trees which are found in the areas influenced by the flooding of Brahmaputra. और इन्होंने क्या चीज ऑब्जर्व करी? Let me show you. Yes, one ring every year. One ring every year. Annual tree rings. Can I erase it? Should I erase? चलिए, good. Okay. So what they found out was कि 1950 के बाद में जो पेड़ हैं उनकी ट्री रिंग बहुत नैरो थी. 1950 के बाद में उनकी ट्री रिंग बहुत नैरो थी. इसका मतलब क्या है? 1950 के बाद में देयर हैज बीन ड्राई पीरियड. व्हाट दे फाउंड? दे फाउंड दैट 1950s के बाद में the tree rings were naru or narrow. That means that the contemporary period, all right, the contemporary period is one of the driest. The contemporary period is one of the driest. और contemporary period में जो ब्रह्मपुत्र है, it is creating havoc और त्राही. ड्राई पीरियड्स में ब्रह्मपुत्र तांडव मचा रही है, सब कुछ नेस्तो नाबूद कर रही है, फ्लडिंग कर रही है. तो जब क्लाइमेट चेंज होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड 450 ppm लेवल पे पहुंच जाएगी, जब पृथ्वी का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस मोर देन 2004 लेवल्स, मोर देन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहुंच जाएगा, तो द वेट सीजन्स विल इंक्रीज. और जब ये रिवर ड्राई सीजन में तांडव मचा रही है, तो जब वेट सीजन में होगा तो ये क्या मचाएगी? महातांडव. This is what this research is showing, and they have concluded this research by studying the tree rings. The tree rings are a very important source of एंशिएंट क्लाइमेट. जो पहले का क्लाइमेट है उसको स्टडी करने का एक बहुत अच्छा सोर्स है ट्री रिंग्स. एंड दे हैव शोन दैट द कंटेम्पररी पीरियड इन टर्म्स ऑफ ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द ड्राइएस्ट. दैट इज, ब्रह्मपुत्र बीइंग इन द ड्राइएस्ट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ हैवॉक इन नॉर्थ ईस्ट बाय फ्लडिंग. after we go for increased carbon dioxide emission, things are going to change. The seasons will be wet. क्यों? हीट की वजह से इवेपोरेशन बढ़ेगा, इवेपोरेशन की वजह से प्रेसिपिटेशन बढ़ेगा. सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई इंटेंसिटी रेन्स विल इंक्रीज, ड्यूरेशन ऑफ लो इंटेंसिटी रेन्स विल डिक्रीज, frequency of high intensity rains will increase, flash floods will become the norm of the day, and this is going to create havoc in northeast on a larger scale that it does as of now. Yes, frequently but not for long. Yogita, I hope I'm audible to everyone. I think voice problem is at your end. ठीक है, चले आगे. कंसेप्ट क्लियर है? इज इट क्लियर? चलिए, गुड. अब क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, जिसको बोलते हैं स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टेट ऑफ क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट.
ठीक है, क्लाइमेट चेंज को एसोसिएट कर रहे हैं इस टॉपिक के साथ। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्टेट ऑफ क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट। सो व्हाई इंटेंसिटी ऑफ रेन इंक्रीजेस? इंटेंसिटी ऑफ द रेन इसलिए इंक्रीज होती है, इवेपोरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एकदम से इवेपोरेशन बढ़ा तो बहुत ज्यादा एयर में मॉइस्चर है विच विल कम डाउन एज अ वेरी हैवी डाउनपोर। ठीक है, when there is excessive moisture because of excessive heating, moisture will increase and it will, so because of climate change, remember this thing, high frequency of high intensity rainfalls, all right, because of climate change there will be high frequency of high intensity rainfalls for short durations. फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी लेकिन बारिश का ड्यूरेशन कम हो जाएगा, लेकिन बारिश की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। दिस इज बैड, दिस इज बैड। क्यों? फ्लैश फ्लड्स, soil erosion, all right, damage to property and लाइफ। ये वो बारिश नहीं होगी जिसमें एक प्रिय अपनी प्रियतमा के साथ छाते में हंसी मजाक करते हुए चलेगा। ये वो बारिश होगी जिसमें यमराज अपने भैंसे पे बैठ के घूमते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, चले आगे। दिस इज द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, और इसी से रिलेटेड हम अगला टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020। ये आपके मेंस के लिए, ऐसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्डर देगा। ऑलराइट, दिस टॉपिक इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ फॉर्डर फॉर योर एसे एंड फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। नो शगुन, नो, it is not going live on YouTube this time. I think that a recorded lecture will be played over there. On YouTube there was a important seminar of Ratsa going on at that time. Chaliye, this state of climate report 2020, it has came out with certain important findings, but before going to the findings you must understand that this report is released by WMO, World Meteorological Organization. All right, this report has been released by World Meteorological Organization, and this report has some crucial findings about climate change. This report has some crucial findings about climate change which becomes a very important fodder for your mains exam. First thing, number one, first, the year 2020 is going to be among the warmest year. 2020 is amongst the warmest years of the century. 2020 has been declared as the warmest year of the century, among the warmest years of the century. Second, approximately 20% chances are there that temporarily we may experience global temperature average more than 1.5 degrees Celsius from pre-industrial levels.
सिंस 2024। ये रिपोर्ट कह रही है कि 2024 के बाद हम कई ऐसे साल देखेंगे जहां पे ग्लोबल टेम्परेचर नॉर्मल से 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहेगा, और ऐसे होने की चांसेस हैं लगभग 20%। अगर आप पेरिस क्लाइमेट डील ऑलराइट, इसके हिसाब से देखें, दे वांट टू कीप द टेम्परेचर राइज बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस सिंस प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स है उसके मुकाबले टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है 2100 तक, 2100 एडी तक। और यहां पे हम 2024 में ही कई ऐसे साल देख सकते हैं जिसमें एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज मोर देन 1.5 डिग्री सेल्सियस। पेरिस क्लाइमेट डील का टारगेट है 2100, और हम 2024 में ही फेल होते दिख रहे हैं, और ऐसे फेलियर के चांस लगभग 20% बन चुके हैं। That means that our efforts with respect to climate change are very poor. This is very door very low, very और दो very ले लो, very poor outcomes of climate change efforts. This shows global lack of sincerity towards the problem of climate change. This shows, all right? Sir, this temperature rise due to havoc of, no. This temperature rise, all right, this temperature rise is due to greenhouse gases. This temperature rise is due to greenhouse gases. जो आप कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ये जो एमिट करते हो, मीथेन, ऑलराइट, मीथेन, ये जो गैसेस हैं, दे आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर। ठीक है? Yes, now almost every year. Yes, that's right, Ayush. Today itself, World Economic Forum said that till 2050, 3 rise is for sure. Let's see. ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि अगर हम 2100 एडी तक जो आपने टारगेट रखा था पेरिस क्लाइमेट डील का, उसके फेलियर के चांसेस तो 2024 में ही आ गए। अभी तक तो पेरिस क्लाइमेट डील लागू भी नहीं हुई थी। तो क्या आपने फाइट किया है क्लाइमेट चेंज को? कुछ नहीं किया। एवरीथिंग इज शैम। What is the last line of second point? It is very. ठीक है? एग्जाम में इन वेरी को छोड़ देना, ये सिर्फ यहां पे फील देने के लिए रखे थे मैंने। ठीक है? आपने लिखना है this shows that it shows very poor outcome of climate change efforts. It's failure. It's a big failure. Next, third, 2011 से 2020 is the warmest decade of the mankind history. It is the warmest decade of the mankind history, जिसमें से अभी तक 2016 was the warmest, 2020 was second warmest. ठीक है? 2011 से 2020 का जो दशक था, ये मैनकाइंड की हिस्ट्री में वार्मेस्ट डिकेड रहा है। 2016 वार्मेस्ट ईयर, 2020 सेकेंड वार्मेस्ट ईयर। और यही नहीं, ये जो दशक है 2011 से 20, इसमें 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020 they were the 6 most warm years, 6 warmest years। यानी कि जैसे हमारे मूडी चचा ने बोला था, दिल्ली में एक इंसान है हमारे मित्रों जिनको हम बोलते हैं मूडी चचा, हमारे मूडी चचा ने बोला क्लाइमेट नहीं बदल रहा, ये हम बदल रहे हैं।
तो मोदी चचा अगर ये लेक्चर देखेंगे तो उनको रियलाइज होगा कि नहीं, क्लाइमेट भी बदल रहा है। ठीक है। डू यू थिंक पेरिस एग्रीमेंट is acting as a panacea in the contemporary world for environmentals? No, Nigam, not at all. I do not believe it. Paris climate deal, अभी तो कोरोना आया था, जिस दिन ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला काम हो गया ना, उस दिन तो छोड़ो फिर। ठीक है, किस चीज की तैयारी कर रहे हो? ठीक है, चलिए। Are these 3 points clear to everyone? Okay, India performed better than rest of the world. Very good, Del. We appreciate that. So now we don't have any option. नहीं, इतना भी नेगेटिव मत हो, इतना भी नेगेटिव मत हो। ऑप्शन है, डोंट वरी। जैसे एक ऑप्शन तो पंजाबीज करते हैं, कनाडा चले जाओ, वहां वैसे इतनी ठंड है, 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, इट इज जस्ट ऑन लाइटर नोट्स। व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन सर? करेंगे निगम। साइंस की जो एनवायरमेंट की क्लास है, अगर मैंने ली तो उसमें आपको सॉल्यूशंस करवाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, करंट अफेयर्स रुक जाएगा नहीं तो। ठीक है, चलिए अभी और हमें वो देखना है कनाडा को। ऑलराइट सर, आई ज्वाइन रिसेंटली, अगर कोई टॉपिक मिस हो गया हो तो यूट्यूब पे अपलोड होगा? यस यस, इट विल बी अपलोडेड, इट विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब। 8 बजे प्रीमियर होगा आज रात को। ये जो करंट अफेयर्स क्लास है, दिस विल बी गेटिंग प्रीमियर्ड एट 8 PM आई गेस, और वो भी मैं गेस कर रहा हूं, आई एम नॉट श्योर। कोई टॉपिक मिस हो गया तो मिल जाएगा, डोंट वरी। अभी हम आगे की फाइंडिंग देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है। चलो चलिए, उसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज बीन फाउंड आउट, फोर्थ रीजन दैट एक्सपीरियंस्ड मैक्सिमम वार्मिंग, जो रीजन जिसने मैक्सिमम वार्मिंग एक्सपीरियंस करी है वो रीजन है नॉर्थ एशिया। नॉर्थ एशिया का रीजन, साइबेरिया, जो दुनिया का सबसे ठंडा एरिया होता है, वहां पे एवरेज टेम्परेचर से 5 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर है। दिस इज द लेवल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग दैट इज टेकिंग प्लेस। ऑलराइट, if we talk about region wise, the report says the maximum warming is taking place in North Asia, in the Siberian region, which is experiencing average temperatures more than 5 degrees centigrade. Next, all right, next, if we talk about, the report says that ocean heat index or measure of ocean water temperature maximum in 2019. ओशन हीट इंडेक्स अगर हम देखें तो अगर आप ओशन वाटर टेम्परेचर का मेजर करो, ये मैक्सिमम आया 2019 में, सिंस 1960। 1960 से अगर आप देखें तो ओशन टेम्परेचर इज मैक्सिमम इन द ईयर 2019। ये ओशन टेम्परेचर हमारे लिए क्यों दिक्कत वाला काम है? व्हाई इज ओशन टेम्परेचर मैक्स इंक्रीज अ कंसर्न फॉर अस, पूछता है गांधी। अब बताता हूं मैं क्यों। ठीक है, yes. नहीं, ये आपका आर्गुमेंट ठीक है शीतल, इट रिजल्ट्स इन साइक्लोन, बट उससे भी बड़ी एक चीज बताता हूं मैं आपको। हाउ मेनी ऑफ यू हैव ड्रंक एनी ऑफ द कोल्ड ड्रिंक सच एज कोको कोला, थम्स अप, ट्यूबॉर, सॉरी कोको कोला, थम्स अप, फेंटा, राइट, किंग, नॉट किंग, वो लिम्का। All right, many of you must have drunk these cold drinks. इसमें एक fizzy taste होता है. Have you experienced the fizzy taste? Right? This fizzy taste is because of carbon dioxide.
When carbon dioxide meets the water, it forms a acid that is known as carbonic acid H2CO3, और ये H2CO3 आपकी कोल्ड ड्रिंक को फिजी टेस्ट देता है. नाउ अगर कभी गर्म कोल्ड ड्रिंक की घूंट भरो, ऑलराइट, कभी गर्म कोल्ड ड्रिंक की घूंट भरो तो वो सिर्फ मीठा पानी दिखाई देगा. It will be having no fizzy taste. It is going to have no fizzy taste and it will be merely मीठा पानी. ये फिजी टेस्ट कहां चला गया? एक गर्म कोल्ड ड्रिंक में फिजी टेस्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इट डू नॉट डिजोल्व इन वार्म वाटर. डू नॉट डिजोल्व इन वार्म वाटर. ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि गैस कभी भी गर्म लिक्विड में ऐड नहीं होती. ठंडे लिक्विड में गैस फिर भी मिक्स हो जाती है. ठीक है, अब देखो, ये फैक्ट नंबर 1 है. फैक्ट नंबर 2, इफ वी टॉक अबाउट द फैक्ट नंबर 2, मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड that is produced is absorbed in ocean. ये फैक्ट नंबर 2 है. ये मैं प्रूव नहीं कर सकता बट आपको मानना पड़ेगा. पहला फैक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड डू नॉट डिसॉल्व इन वार्म वाटर, और अभी पानी इतना ठंडा है ओशन का कि मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज गेटिंग डिसॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड. और तीसरा फैक्ट है दैट मैक्सिमम हीट दैट वी एमिट, मैक्सिमम मतलब जो हीट हम एमिट कर रहे हैं उसका 90% इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड बाय ओशन. जो ओशंस हैं, वो जो हीट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसका 90% हीट ओशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं. ठीक है, अब तीनों फैक्ट्स को एक साथ मिलाओ. जब ओशन हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो ओशन वाटर वार्म हो रहा है. ओशन वाटर वार्म हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड विल नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इन ओशन. बदले में ओशन विल स्टार्ट रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. जब ओशन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना स्टार्ट कर देगी तो ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा हो जाएगी. ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा हुआ तो ओशन टेम्परेचर और बढ़ेगा. ओशन टेम्परेचर और बढ़ेगा तो ओशन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा. ओशन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा तो और ग्लोबल वार्मिंग होगी. और ग्लोबल वार्मिंग होगी तो आगे कुछ नहीं कहना. यस, दैट्स राइट, कंपाउंडिंग इफेक्ट हो रहा है. अभी तो ओशन हमें बचा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे ocean water temperature is increasing. When ocean water temperature increases, it will start releasing out carbon dioxide, and instead of mitigator of global warming, it is going to be supporter of global warming. फीडबैक रिएक्शन, चेन रिएक्शन सेटअप हो जाएगा और पृथ्वी नेस्तो नाबूद हो जाएगी. और जैसे सुधा कह रही है, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं मिलेगी. ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीवन? दिस इज रिलेटेड टू ओशन वाटर टेम्परेचर. और एक और चीज है, जब ओशन वाटर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी बढ़ेंगे. नंबर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स will increase. Number of tropical cyclones will increase. जब नंबर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंक्रीज होंगे तो तबाही भी इंक्रीज होगी. इट हैज बीन रिपोर्टेड इन दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में बताया है कि 2020 में 17 नवंबर तक 96 साइक्लोन्स ने स्ट्राइक किया. 2020 में 96 साइक्लोन्स हैव विजिटेड the
डिफरेंट ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। और 2020 में कॉस्टलीस्ट साइक्लोन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉस्टलीस्ट साइक्लोन? 2020 में कॉस्टलीस्ट साइक्लोन था अम्फान, अम्फान, which is the last name in the naming series which was there since 2004. If you remember the last class, we discussed it in detail, right? Yes, that's correct. Data servers of big companies do release a lot of heat, no doubt, agreed. ठीक है, हमने जब मैं फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तो थर्मोडायनेमिक्स में एक कंसेप्ट था एंट्रोपी। एंट्रोपी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद हीट, ऑलराइट? Every bit of information you create, it increases the entropy by kT ln2। छोड़ दो, बस ये ध्यान रखो कि अगर आप एक मैसेज लिख रहे हो और उसको डिलीट कर रहे हो, आपने बिट्स प्रोड्यूस करी और उसको डिलीट करा, हर बिट पे आपने एंट्रोपी इंक्रीज करी kT ln2 से, तो टेम्परेचर बढ़ाने में आपने मदद करी है। छोड़ो, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, आगे चलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020। ठीक है, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज नॉन एज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, कैन आई इरेज इट? कैन आई इरेज इट एवरीवन? Good. आयुष, केजे, साथ साथ में फ्लो चार्ट्स बनाओ। पीडीएफ का क्या करोगे? फ्लो चार्ट्स में इतनी कुछ इंफॉर्मेशन है जो पीडीएफ में भी नहीं मिलेगी, है ना? चलिए, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूनिवर्सल वैक्सीनेशन। देयर आर सम कॉमेडी चैनल्स ऑन योर न्यू, अगर आप टीवी देखोगे तो टीवी पे बहुत सारे कॉमेडी चैनल्स आते हैं, जैसे कि आज तक, एबीपी न्यूज, ऑलराइट, थर्ड, पता नहीं और भी होंगे, आईबीएन वाईबीएन, मैं इन्हीं दो में खोया रहता हूं, इतना मजा आता है। ऑलराइट, आई फाइंड द न्यूज वेरी फनी। तो इन्होंने एक वेरी वेरी फनी न्यूज दे दी, ऑलराइट? इन्होंने एक बहुत ही, अरे यस यस यस, मैं वो आपने इन सब का पापा तो आपने बताया, पूछता है भारत। तो मेरे को ये बहुत ही फनी न्यूज चैनल्स लगते हैं। मे बी दे आर टेलिंग राइट न्यूज, बट आई फाइंड द न्यूज फनी, इसलिए ये मेरी ओपिनियन है दैट दीज आर कॉमेडी चैनल्स। इन कॉमेडी चैनल्स ने एक बात उड़ानी स्टार्ट कर दी, दैट द वैक्सीन ऑफ कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है, इट विल बी गिवन टू एवरी सिटीजन। आउट ऑफ देयर ओन आइडियाज दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग द न्यूज दैट द वैक्सीन, यस, ये दोनों तो क्लास अपार्ट है, आप सब भी देखते हो न्यूज, सॉरी कॉमेडी, मुझे पता है। सो एवरी सिटीजन इज सपोज टू गेट वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन। सो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी हैं, ऑलराइट, आवर हेल्थ सेक्रेटरी, he came out, his name is Rajesh Bhushan, our health secretary Rajesh Bhushan, he remarked that there is no declaration or thought, there is no declaration or thought in government regarding every citizen getting corona vaccine. He says government has never spoken about vaccinating everyone against COVID-19. He says such kind of decisions need a lot of scientific basis
and factual information. He does not agree with the various comedy channels. So now let us see what is universal vaccination or universal immunization in India. And there is no scope of including COVID-19 as of now, because whatever vaccine will come, it will have emergency use authorization. Only approved vaccinations can be included in UIP. Vaccinations which have lifelong or long time, all right, which has long time immunity. अभी तक तो हमें ये नहीं पता कि जो ये वैक्सीन है ये सक्सेसफुल भी है या नहीं है, अभी तो हमें ये भी नहीं पता, ऑलराइट, अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि ये जो वैक्सीन है क्या ये अप्रूव हो गया नहीं हो गया, अभी तो इमरजेंसी यूज अप्रूवल देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स लुक इनटू यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन. So the health secretary has made it clear that as of now the government has no plan to include COVID-19 vaccination as part of universal immunization in India. So now we are going to look into universal immunization. Can you tell me universal immunization was undertaken by India in which year? In which year did India undertake universal immunization? No, not 71. Universal immunization was undertaken in the year 1985. Universal immunization program. ये 1985 में हमने स्टार्ट किया. This is extension of another program that was there. It was extension of a program called Expanded Program of Immunization. Expanded Program of Immunization, EPI. EPI was started in 1978, which is the first immunization program in India. But it was not universal. It was not universal. In 1978, we started with the first immunization program in India. All right? That was expanded program of immunization, which was later expanded to universal level, that is India, pan-India level, including every citizen. It was expanded in the form of universal immunization program. This program in 1989 and 90 was rolled out for all the country. हर डिस्ट्रिक्ट में इस प्रोग्राम को रोल आउट कर दिया. एंड बोथ दिस प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एज वेल एज द अर्लियर expanded program of immunization, they are taken care by Ministry of, बताओ कौन सी मिनिस्ट्री है? What is the name of the ministry that take care of universal immunization? Yes, University of Health and Family Welfare. It was expanded, University of Health and Family Welfare. So it is the University of Health and Family Welfare which takes care of the universal immunization program, which was earlier known as expanded program for immunization. And under this UIP, mandatory vaccination is provided to infant children as well as pregnant women. What are the various diseases that are covered here? So let's look into what are the various vaccines. All right. So it provides various vaccines. अब हम वो vaccines देखेंगे. All right. Can I erase it? Can I erase this?
All right. So now let's look at the various vaccines under the universal immunization program. That's right. So सबसे पहली वैक्सीन है बीसीजी. BCG, that is known as Bacillus. All right, Bacillus calmette-guerin. Calmette-guerin vaccine. This BCG vaccine is given to infant to protect them from tubercular meningitis and disseminated TB. Protect from tubercular meningitis. ये याद रखना है आपको, ये याद रखना है. Dr. Shivanjali must be knowing them, right? So Dr. Priyanka must also be knowing them. Guide me if I am wrong somewhere. They are given to infants to protect them from tubercular meningitis and disseminated TB. What is disseminated TB? What is disseminated TB? Guerin, G-E-U-R-I-N-E. G-U-E. All right, Guerin is G-U-E-R-I-N-E. Guerin. That's right. Widespread TB. ठीक है ना? TB is not just located to your lung. That is pulmonary TB. There are spinal TB. There can be TB anywhere, right? That's right. Which has spread from lungs to other parts. All right. So, like for example, abhi recently in March, just before lockdown, my grandpa had a severe pain in his back, in his spine, and he, like when we get him diagnosed, we were told that he has spinal TB with some patches even in his lungs. That kind of TB is basically known as disseminated TB. Okay? That's right. Okay. So BCG vaccine protect you from tubercular meningitis and disseminated TB. Second is OPV, oral polio vaccine. 2 बूंद है जरूरी, 2 गज की दूरी है जरूरी. हर चीज 2 आ जाती है. चलिए, जिंदगी की 2 बूंद. ठीक है. ओरल पोलियो वैक्सीन. देन पेंटावेलेंट वैक्सीन. देयर इज पेंटावेलेंट वैक्सीन. Pentavalent vaccine protect you from 5 different diseases. It includes diphtheria, pertussis, tetanus. All right. Then there is hemophilus, influenza type B and हेपेटाइटिस बी. इनमें से कौन सी डिजीज को whooping cough बोलते हैं? What disease is known as whooping cough? That's right, pertussis. Pertussis is known as whooping cough. ठीक है, whooping cough. Diphtheria है, pertussis है? Please tell me, is it pertussis or diphtheria? Pertussis. ठीक है. All right. Okay. Then rotavirus vaccine. 4th, rotavirus vaccine. क्वेश्चन आया हुआ है UIP के ऊपर और इसीलिए लिखवा रहा हूं. मुझे आप लोगों को डॉक्टर थोड़ी बनाना है. Then there is pneumococcal conjugate वैक्सीन. ये 2020 का सवाल है. पीसीवी वैक्सीन 2020 में पीसीवी के ऊपर सवाल आया हुआ है. न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, पीसीवी. देन मीजल्स एंड रूबेला MR वैक्सीन. MR
मीजल्स एंड रूबेला, मीजल्स एंड रूबेला। जिन एरियाज में जापानीज एंसेफेलाइटिस है उन एरियाज में जापानीज एंसेफेलाइटिस भी कवर्ड है। व्हाट इज द अदर नेम फॉर जापानीज एंसेफेलाइटिस? व्हाट इज अनदर नेम फॉर जापानीज एंसेफेलाइटिस? यस यस यस, MMR, सॉरी, यस, साथ में मम्स भी करो। मम्स are also included. Mumps, measles and rubella, MMR. Can anyone tell me what is another name for Japanese encephalitis? एक बार क्रॉस चेक करना, काला अजार, दमदम फीवर, ये किसका है? ये विसरल लेशमेनियसिस है, विसरल लेशमेनियसिस। ये यूपीएससी का सवाल है, विसरल लेशमेनियसिस। देख लो यार, एक बार स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन अपॉन जापानीज एंसेफेलाइटिस। हुआ क्या था, बिहार साइड में जो आपके ईस्टर्न इंडिया है वहां पे ये बहुत ही प्रोमिनेंट डिजीज है। ऑलराइट, दिस इज नोन एज चगन, यस, चगस। इट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम एज चगस। याद रखो भैया, ये बहुत जरूरी है। काला अजार, दमदम फीवर, चगस, Japanese encephalitis, they are same disease. 6th point is MMR vaccine. ये जो छठा है ये MMR वैक्सीन है, मम्प्स, कन्फेड। ऑलराइट, कन्फेड होती है मम्प्स, मीजल्स, रूबेला, MMR वैक्सीन। विसरल लेशमेनियसिस, VISCERAL LASHMANIASIS, visceral leishmaniasis. Yes Keshav, that's right, that's right. आगे चलते हैं। उसके अलावा there is a vaccine that is known as TT vaccine. TT vaccine is providing immunity against diphtheria. 8th, TT वैक्सीन। TT वैक्सीन एडल्ट्स को दिया जाता है। TT वैक्सीन इज गिवन टू एडल्ट्स। विसरल लेशमेनियसिस होता क्या है? कैन एनीवन एनी डॉक्टर इन द हाउस टेल मी व्हाट एक्चुअली visceral leishmaniasis? Visceral leishmaniasis, also known as Kala Azar, is the most severe form of leishmaniasis. In short, perforation in the viscera and bleeding. शगुन थोड़ा गूगल करना इसको, ठीक है। आई डोंट, अगर मेरे पास अभी स्मार्ट बोर्ड होता तो मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा देता, ठीक है। अगली बार कोई इमेजेस ले आऊंगा मैं, ठीक है। सो टीटी वैक्सीन इज गिवन टू एडल्ट्स टू बूस्ट immunity against diphtheria. To boost immunity against diphtheria. बड़ों को दिया जाता है डिप्थीरिया के अगेंस्ट इम्यूनिटी को फिर बूस्ट करने के लिए। Yes, beat, that's right. देखो, visceral basically means something related to internal organs. All the doctors, am I correct? Visceral means something related to internal organs. There is an internal lining in the organs which is known as viscera and something related to it. All right, visceral leishmaniasis. चलिए, कभी न्यूज में आएगा, डोंट वरी, न्यूज में आएगा तब डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यहां पे अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, that universal immunization program only covers infant and children, true or false? That's right, it's false, because it is given to
pregnant women as well as adults. TT vaccine is there. That's right. False. Japanese encephalitis. चलिए आगे चलते हैं. All right. So this is all about universal immunization program. अब इसको याद रखिएगा, रिवाइज करते रहना. अगर नाम याद नहीं भी रहते ना तो भी हिट एंड ट्रायल से, एलिमिनेशन से आपके प्री के क्वेश्चंस बन जाएंगे. Let's now go ahead and talk about next news that is related to one of our discussion that was going on in the previous lecture, and that is about, hold on, एक सेकंड होल्ड करो. Yes, criminal contempt procedure. So there are three type of leishmaniasis: visceral, cutaneous and mucocutaneous. ठीक है, okay, that's great. So which technique is used to determine the structure of virus? Structure of virus, RT-PCR, नहीं पता. Yes. Anyway, so there is a question that has been posed here. Which technique is used to determine the structure of virus? Structure composition क्या चीज? Structure includes many things. mRNA का structure या फिर structure proteins का structure, किस चीज का structure? That you have to be a bit clear. बाकी it is बाकी अगर structure से physical structure देखना है तो electron microscope is there. Electron microscope. Thank you, Gifty. Electron microscope is the correct answer. Chaliye, let's go ahead now. So, if you remember, couple of weeks back, we were discussing about planning of contempt of court against Jagan Reddy, YS Jagan Reddy, because he wrote in person to the Chief Justice of India about the Supreme Court Judge Justice N.V. Ramanna, accusing N.V. Ramanna of interference in justice. तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर लांछन लगाए थे वाईएस जगन रेड्डी ने. So a petition was put forward to begin contempt proceeding against YS Jagan Reddy, to which the Attorney General of India denied consent. He denied that I am not of the opinion that we should begin the contempt petition against YS Jagan Reddy. ठीक है, अब क्वेश्चन है, what are the technical details of contempt of court? Technical details कि why do we need the consent of Attorney General to initiate a contempt of court case? So there was an article in Indian Express on the explained page that I came across, and it explained the technical aspects of contempt of court that I would like to discuss with you people. ठीक है, political issue है. Now, rather governance polity दोनों. अगर मैं आपसे पूछूं एक सवाल, ट्रू या फॉल्स बताना, all contempt cases related to Supreme Court need approval of Attorney General. True या false? All contempt cases related to Supreme Court need approval of Attorney General. False. Yes, it is false. Which cases do not require? Yes, that's right.
अगर सुप्रीम कोर्ट खुद से सुओ मोटू खुद से अगर कोई कंटेम्प्ट केस स्टार्ट करना चाहती है, इट डज नॉट नीड द अप्रूवल ऑफ अटॉर्नी जनरल। रेस्ट हर मैटर में, अगर कल सपोज करो कि मुझे लगता है कि मैं खुद जाके वाईएस जगन साहब के खिलाफ कंटेम्प्ट कोर्ट इनिशिएट करूं, तो आई कैन नॉट डू सो, आई नीड द कंसेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल। एंड व्हेन अटॉर्नी जनरल इज नॉट प्रेजेंट, कैन यू टेल मी हु इज देयर? एनीवन हु रेड दैट आर्टिकल? अगर अटॉर्नी जनरल प्रेजेंट नहीं है, वेरी गुड, सॉलिसिटर जनरल, then solicitor general. So you need the consent of attorney general to initiate a contempt of court in all those cases where the Supreme Court did not begin the contempt proceedings suo motu, khud se. All right, if attorney general is absent, solicitor general. लेकिन ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। अगर कोई हाई कोर्ट केस बिगिन करना है, हाई कोर्ट के लिए किसकी चाहिएगी? Whose permission is required for High Court? High Court भी suo motu कर सकता है। All right, शशांक, हाई कोर्ट भी suo motu कर सकता है। और अगर हाई कोर्ट खुद से नहीं स्टार्ट करता है, तो कोई भी इंसान एडवोकेट जनरल की परमिशन लेकर, कोई भी इंसान एडवोकेट जनरल की परमिशन लेकर केस बिगिन कर देगा। कोई भी इंसान एडवोकेट जनरल की परमिशन लेकर केस बिगिन कर सकता है, राइट? सो वन थिंग इज क्लियर दैट नॉट ऑल केसेस रिक्वायर द परमिशन ऑफ और कंसेंट ऑफ द एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल टू इनिशिएट द कंटेम्प्ट कोर्ट। कोर्ट्स कैन suo motu begin the contempt proceedings. In those cases, you do not require the consent of the attorney general. Contempt of court, Supreme Court has been considered as a court of records that gives him the power to punish for its contempt. This is a statutory power, constitutional power, A statutory, B constitutional, C both A and B, and D neither A nor B. बताओ जल्दी फटाफट, जिन जिन की पॉलिटी हो गई। Yes, निगम एक्शन होल्ड करो। Supreme Court is the court of records, has the power to punish for its contempt. जो हाई कोर्ट वाला पॉइंट था वो था कि हाई कोर्ट के खिलाफ अगर कोई कंटेम्प्ट करता है, तो क्या तो हाई कोर्ट सुओ मोटू इसके खिलाफ एक्शन ले ले, या फिर एडवोकेट जनरल या फिर कोई भी पर्सन एडवोकेट जनरल की कंसेंट के साथ कंटेम्प्ट केस फाइल कर सकता है, कंटेम्प्ट केस फाइल कर सकता है। चलिए, वेरी गुड। सो द आंसर, दोज ऑफ यू हु आर सेइंग सी इज करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सा आर्टिकल है? विच आर्टिकल डील्स विद इट? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Article 129. Article 129 says that the Supreme Court is the court of records and it has a power to punish for its contempt. In pursuit of Article 129, we have come out with a legislation called as Contempt of Court Act. Contempt of Courts Act 1971. That makes it even a statutory as well as constitutional, both. There is a statute act of the parliament and there is a constitutional article that deals with it. ठीक है? Now, what is the purpose of consent of attorney general or advocate general? सुप्रीम कोर्ट के केस में
अटॉर्नी जनरल की परमिशन और हाई कोर्ट के केस में एडवोकेट जनरल की परमिशन क्यों चाहिए? व्हाई डू वी नीड द परमिशन? वेरी गुड. दे आर ऑफिसर्स ऑफ judiciary, so they know the nitty-gritties in advance, and इसीलिए कोई भी केस कंटेम्प्ट का है तो ये पहले ही उसको एनालाइज कर लेंगे कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भेजने लायक है, कहीं इसके पीछे कोई फ्राइवलस, कोई मलिन इच्छा तो नहीं है. अगर है तो इसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भेज के कोर्ट का वक्त क्यों जायर करें? कोर्ट का वक्त क्यों जायर करें? राइट? They are the highest law officers. They have the knowledge about the law, and because of this reason, it is generally believed that they are qualified enough, or they have conscience to actually provide for. All right, they have a conscience to actually provide for giving a verdict whether the Supreme Court or High Court should attend these cases, because it is going to result into loss of time. Very important for prelims. चलिए आगे. What happens if Attorney General do not give any consent? अगर Attorney General consent नहीं दे रहे तो क्या होता है? Done and dusted. अगर क्या तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन ले लें, नहीं तो अगर अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल ने मना कर दिया, नो एक्शन कैन बी टेकन लेटर. और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इंसान की हरकत के कितने समय के अंदर लग जाना चाहिए? व्हाट इज द टाइम लिमिट? Very good, अंजलि, that's correct. 1 year. 1 साल के अंदर कोई भी एक्ट अगर लगता है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो suing proceedings must begin. Otherwise, that act cannot be used later. ये याद रखना. Under the contempt of court 1971, it has been given that within 1 year you have to initiate the contempt proceeding after commission of the act. Otherwise, it is not will be pursued later. Is there anything about the number of judges on the bench hearing contempt of court? Is there any limit? No, Shashank, you are wrong. It's not 3 judges. Yes, Anjali, that's right. At least 2 judge होने चाहिए on the bench that is hearing the case related to contempt of court. All right? Contempt of court case को सुनने के लिए कम से कम 2 जजेस की बेंच चाहिए. अदरवाइज दोस केस विल नॉट बी हर्ड. ठीक है, चले आगे. बहुत हो गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. ये लास्ट 2-3 एडिशनल चीजें थी जो बतानी थी, वो मैं बता चुका. अब आगे चलते हैं. नाउ पॉलिटिकल इशू ही उठाएंगे अगला भी. एक सवाल है आपसे. जो पिछली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की क्लास हमने लगाई थी, टॉपिक किया था, उससे एडिशनल इंफॉर्मेशन थी या सेम इंफॉर्मेशन थी? Was it the same information that we did earlier or it was additional? तो यही चीज आपको करनी है जब आप करंट अफेयर्स तैयार कर रहे होते हो, आर्टिकल पढ़ रहे होते हो, तो आर्टिकल लिखो
और आर्टिकल लिखने के बाद में उसी टॉपिक पे कोई नया आर्टिकल आ जाए तो पुरानी इंफॉर्मेशन को फिर लिखने की जरूरत नहीं है, वो पुराना पेपर उठा के एडिशनल चीजें ऐड करते रहो, सिंगल सोर्स नोट्स बन जाएंगे और कलेक्टर बन जाओगे। ठीक है, कलेक्टर नहीं बनना, आईपीएस बन लियो। चलते हैं आगे। अब अगला देखते हैं, एक सवाल है पहले, सिविल सर्वेंट्स punished under IPC, UAPA, money laundering are number 1 A, terminated or barred for life, B, barred only for duration of conviction or sentence, C, only for duration of sentence plus 6 years, and D, none. जल्दी बताओ। Civil servants punished under IPC, Unlawful Activities Prevention Act, money laundering, etc. are terminated or barred for life only during the duration of the sentence, only duration of the sentence and 6 years, or none. Very good, very good. Many of you are saying A. This is correct answer. Correct. अगर मैं यहां पे सिविल सर्वेंट्स की जगह पॉलिटिशियंस लिख दूं और लेजिस्लेटर्स लिख दूं तो आंसर क्या हो जाएगा? Very good. Then answer is going to be C. So in Supreme Court there was a petition that was filed by the advocate of Supreme Court. His name is Ashwini Upadhyay. All right, Ashwini Upadhyay is the name of the person अश्विनी उपाध्याय। नाम याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑलराइट, अभी इतने इंपॉर्टेंट आदमी नहीं बने कि इनका नाम याद रखें। ही इज द एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इन सुप्रीम कोर्ट ही सेड दैट देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन, देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन जुडिशियल ऑफिसर्स, जुडिशियल ऑफिसर्स, सिविल सर्वेंट्स on one hand and legislators on other hand, vis-a-vis conviction under IPC, UAPA, money laundering, like severe accusations. If you look at the conviction under various laws such as IPC, money laundering, foreign exchange violation, all right, FERA and FEMA, Foreign Exchange Regulation Act, Foreign Exchange Management Act, Monitoring Act, FEMA, देख लेना क्या है। फेरा, फेमा, मनी लॉन्ड्रिंग, यूआपा, आईपीसी के अंतर्गत जब कोई जुडिशियल ऑफिसर या सिविल सर्वेंट कन्विक्ट होता है, ही इज बेयर्ड फॉर लाइफ फ्रॉम ऑफिस। वो दोबारा कभी भी ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकता। तो देख लेना, ठीक है, तुम्हारा समय आएगा, देख लेना। Legislators, on the other hand, if they are convicted for any crime under IPC, UAPA, money laundering, FERA, FEMA, for duration more than 2 years, they are barred not for life but only during conviction period. All right, they are barred only during conviction period plus 6 years after that.
फेरा हटा दो. ओके मुस्कान, great. So legislators, if they are convicted for 2 years at least under any of these codes, they are barred from fighting elections during the conviction period and 6 years after that. That means they can come back into the office again. तो अश्विनी उपाध्याय साहब ने बोला दिस इज डिस्क्रिमिनेशन. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंडोर्स्ड हिज ओपिनियन. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एग्रीड कि अश्विनी साहब बिल्कुल सत्य वचन कह रहे हैं. राजा हरिश्चंद्र के बाद दोबारा यही पैदा हुए हैं. ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा, हाँ जी क्या लगता है आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ bearing the legislators from occupying legislative offices even after conviction under the cases such as Indian Penal Code, money laundering, foreign exchange violation, UAPA, or even check bounces. That means the government has come out with certain arguments. The government has came out with certain arguments. So the Ministry of Law and Justice, they said that the elected representatives cannot be equated with judicial and civil servants. They said that elected legislators are not to be equated with judicial and civil servants because they are permanent employee. They are elected for a period of 5 years. Where these people, judicial officers and civil servants, they are regulated and ruled by their respective service conditions and service rules. There is no such service rules or regulations imposed upon the civil servant, upon the legislators. The legislators are bound by oath that they take for the citizens and the country. They are bound by the service conduct rules. They are bound by the rules of the services. So he said that they cannot be equated and therefore differential treatment post conviction is justified. In fact, the Representation of People Act 1951 provides a severe punishment of no fighting of election during conviction and 6 years after it. Am I right? This is what the government of India has argued, but Election Commission of India said that permanent bearing of convicted legislators is very important to champion decriminalization of politics. To champion decriminalization of politics. Doesn't politicians are bound by service conditions? No, 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 no. Politicians are not bound by service conditions. Not at all. ये याद रखिएगा, हमारे देश में code of conduct is there for civil servants, but there is no code of ethics. For politicians, neither there is code of ethics nor there is code of conduct. बस ये याद रखिएगा. Doesn't that oath bound the politician to behave in a specific manner? Oath, yes, it does, but then it violates the principle of natural justice. Who is executive among the legislators? Legislators defending themselves. Legislators defending themselves is what? Violation of principle of natural justice. अब ये सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है. Sir, if legislators are convicted for less than 2 years, then they are barred only for duration of that sentence. Yes, Shobita. Please confirm this, that if the legislator is convicted for less than 2 years, then they are barred only for the duration of that sentence. In my opinion, yes, I have to cross check. बहुत पहले देखा था. Yes, Deepthi, Lalu Prasad. That's right.
लालू प्रसाद इफ यू वांट टू कंटेस्ट इलेक्शन, तो जिस दिन वो छूटेंगे जेल से उसके 6 साल बाद वो कोई इलेक्शन फाइट कर पाएंगे, और तब वो अगले जन्म में बहुत छोटे बच्चे होंगे, एंड ही विल नॉट बी एबल टू fight until he attains the age of 21 in his next birth, provided he again takes a birth in India, which is totally irrational thing that I just spoke, जो आपको बिल्कुल एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देनी है. चलें आगे. Is it clear everyone? So Ayush says he enjoyed the fruit. भैया लालू प्रसाद ने चारा खाया था, चारे में फ्रूट नहीं लगते. पेड़ खाए होते तो यस फ्रूट बोलते. All right. Okay, everyone. So let's stop here and we will continue with one more topic, NRI voting through postal ballots in next class. Excellent, hold करना. Sir, there was a news on anthrax vaccination in elephants. और भी करेंगे. All right. So as of now we are stopping. We are left with one topic for next class. NRI voting through postal ballots. थोड़ा बड़ा है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, एनआरआई वोटिंग के बारे में बात करेंगे. सो दैट विल बी द फर्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास अलोंग विद अदर टॉपिक्स. एंथ्रैक्स वैक्सीनेशन सामने आया तो वो भी बिल्कुल हम बात करेंगे. ऑलराइट, सो रेस्ट वी आर गोइंग टू पिक अप फ्रॉम हियर. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. इट वाज अ ग्रेट प्लेजर टीचिंग यू ऑल. आई होप यू लर्न समथिंग आउट ऑफ टुडेज क्लास. ऑलराइट, कीप डूइंग योर करंट अफेयर्स. जो न्यूज हमने कवर कर ली वो ठीक है. अब आज का न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे, कल का पढ़ोगे, परसों का पढ़ोगे, तो जिस तर्ज पे मैं फ्लो चार्ट्स बनवा रहा हूं इसी तर्ज पे फ्लो चार्ट्स बनाते हुए अपने सिलेबस में अकॉर्डिंगली पेजेस को अटैच करते रहो. सिंगल सोर्स नोट्स बन जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा और हमें प्रमाण मिल जाएगा कि हमारा पढ़ाया वो आपके काम आया. ठीक है. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीक एंड बी सेफ. ऑलराइट एवरीवन.